Hello everyone and welcome back to Advait Learning Academy. In this series, this particular session will be the second part of photosynthesis. So let's begin. Before we go further, कुछ terms हैं जो कि आप सब लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि starch. What do you know about starch? And what is starch? Starch is a reserve food material of plants. Starch is a reserve food material of plants. रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? देखिए, रिजर्व का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ को कंजर्व करके रखना फ्यूचर के लिए, जिससे कि फ्यूचर में उसकी कमी ना हो. तो रिजर्व मतलब कंजर्व करना है हमें और उसे संभाल के रखना है. तो ऐसा फूड मटेरियल जिसे हम कंजर्व करके रखते हैं फ्यूचर के लिए, और प्लांट्स में है वो स्टार्च. स्टार्च इज़ नथिंग बट ग्लूकोज की ही ये चेन होती है. ग्लूकोज जैसे सेवरल बहुत सारे जब यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. जैसे कि दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन. तो ये एमाइलोज और ये जो एमाइलोपेक्टिन है, ये आपस में जुड़ करके आपस में अरेंज हो करके बनाते हैं स्टार्च. एंड बेसिकली इट इज़ ग्लूकोज. ग्लूकोज मोनोमर्स आपस में जब अरेंज होते हैं तो बनाते हैं अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. और यही अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टार्च. अब आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज आयोडीन टेस्ट? आयोडीन टेस्ट क्या है? नाम ही पता चलता है कि ऐसा टेस्ट, ऐसा केमिकल टेस्ट जिसमें कि आयोडीन का रोल है. तो आयोडीन टेस्ट, आयोडीन का यूज़ बहुत सारे केमिकल्स के लिए यूज़ किया जाता है, उनके साथ रिएक्शन करके उनकी कन्फर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्च की बात करें, अगर हमें पता करना है कि किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन या फिर किसी भी सब्सटेंस में क्या स्टार्च है, तो अगर हम उसको आयोडीन से रिएक्ट करवा दें या फिर उसमें हम आयोडीन डाल दें. जैसे फॉर एग्जांपल कोई लीफ है, अगर हमें पता करना है कि इस लीफ में स्टार्च है या नहीं, तो हम आयोडीन का कोई सोल्यूशन ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक बीकर ले लिया, उसमें आयोडीन सोल्यूशन है और इस लीफ को हम इसमें डाल सकते हैं. ठीक है. और अगर इस लीफ का कलर ब्लू होता है आफ्टर रिएक्शन, इसके साथ मिक्स करने के बाद, रिएक्ट करने के बाद अगर लीफ का कलर ब्लू आता है, तो इसका मतलब है स्टार्च उसमें प्रेजेंट है. इससे ये बात क्लियर हो रही है कि स्टार्च और आयोडीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कलर क्या आता है? ब्लू. दिस इज द कंफर्मेशन टेस्ट. ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन? हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि ऑक्सीडेशन कब होता है और रिडक्शन कब होता है. जब कोई भी रैंडम एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो उसकी खुद की ऑक्सीडेशन होती है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन. ओके. जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर किसी और एलिमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो जिस तत्व से वो ट्रांसफ़र होता है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है. अगर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो उसमें
ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाती है, जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर 1, 2, 3। तो इसका सिंपल यही मतलब है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेबल है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया जा सकता है। अगर 2 है, 3 है, तो उसी ढंग से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए जा सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए जा सकते हैं, एंड सो ऑन। दिस इज ऑक्सीडेशन इन सिंपल वे। नाउ व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इसका एकदम उल्टा है, एकदम विपरीत है, जस्ट अपोजिट। किसी भी रैंडम एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाए, तो उसमें हम क्या देखते हैं? नेगेटिव चार्ज आता है। इसका मतलब है उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जहाँ भी प्रेजेंट हो तो उसको नेगेटिव चार्ज के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को किसी रैंडम एलिमेंट से अपने ऊपर ले लेता है, गेन कर लेता है, तो उसकी खुद की रिडक्शन हो जाती है और सामने वाले की ऑक्सीडेशन हो जाती है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। यह है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम क्या है? अगर आप ये कंसेप्ट जानते हैं कि जो वाइट लाइट है, एक जो सफ़ेद रोशनी होती है, जैसे कि सन, सूरज, जो सूर्य की रोशनी है वो बेसिकली वाइट लाइट होती है। जब इस वाइट लाइट को हम स्प्लिट करते हैं, इसे हम टुकड़ों में बांट दें, तो इसके टोटल कितने टुकड़े बन सकते हैं? इसके टुकड़े बनेंगे 7, 4, 5, 6, 7। 7 टुकड़ों में इसे डिवाइड किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो वाइट कलर है वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो 7 अलग अलग तरह के रंग हैं वो मिलकर सफ़ेद रंग बनाते हैं। जैसे कि विबग्योर की बात करते हैं हम, विबग्योर। विबग्योर का मतलब है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो 7 डिफरेंट कलर्स हैं। तो ऐसा पॉसिबल कैसे है? हम सूरज की रोशनी को 7 अलग अलग रंगों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? ये 2 तरह से हो सकता है। अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि आपने प्रिज्म के बारे में पढ़ रखा होगा या फिर देख रखा होगा, तो प्रिज्म से जब हम वाइट लाइट को पास करते हैं तो वो 7 डिफरेंट रंगों में आ जाती है, विबग्योर में डिवाइड हो जाता है। तो यही जो 7 डिफरेंट इसकी जो रंग निकले हैं, 7 डिफरेंट जो पाथ्स बन गए हैं लाइट्स के, यहाँ से जैसे कि 7 अलग तरह के रास्ते बन चुके हैं लाइट के, वाइट लाइट के, और 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो चुका है। इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। इस टोटल स्प्लिट को, इस टोटल जो टुकड़े हुए हैं 7 के साथ, इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। और ये ना केवल प्रिज्म से होता है, ये वर्षा की बूंदों से भी होता है। जो जब रेनिंग होती है, जब लाइट रेनिंग होती है, अगर सूरज सामने हो और उसकी लाइट पड़े बूंदों पर, बहुत सारी बूंदों पर बारिश की, और इसका जहाँ पर भी एंगल इसका बनता है, रोशनी जहाँ से डिवाइड, जिस दिशा में वाइट लाइट गुजरती है, उस दिशा में हम इंद्रधनुष को देख पाते हैं। और इंद्रधनुष यानी कि रेनबो को हम देख पाते हैं। यानी कि जो रेनबो है दैट इज़ नथिंग बट विबग्योर। 7 रंग हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग हैं जो कि वाइट लाइट से डिवाइड हुए हैं। और इसमें प्रिज्म की तरह किसने काम किया? वर्षा की बूंदों ने। जो रेन की ड्रॉपलेट्स हैं, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, आपस में मिलकर उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रिज्म को एक फॉर्म कर दिया, नेचुरल प्रिज्म को एक बना दिया है, जिसकी वजह से इंद्रधनुष का आकार बन गया है। दैट इज ऑल अबाउट स्पेक्ट्रम। तो चलिए अब हम कंसेप्ट्स को
टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट की, तो आपको इसे समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि हम इसका आधा कंसेप्ट ऑलरेडी समझ चुके हैं। इट इज़ मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मॉल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये कंफर्मेशन होती है, हमें ये रिज़ल्ट मिलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की इम्पोर्टेंस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या है। यानी कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करना नामुमकिन है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती है। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट में कैसे ये प्रूफ किया, लेट्स सी। सेम थिंग जो कि मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया था, एक उदाहरण दिया था। इन्होंने क्या किया है, एक बॉटल का यूज़ किया, एक कंटेनर का यूज़ किया, जिसमें कि इन्होंने एक सोल्यूशन डाला है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, एक सील्ड बोतल में एक सील लगा दिया है, और जो लीफ है, पत्ता है, आधा KOH सोल्यूशन के एनवायरनमेंट में रख दिया है और आधा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रख दिया है। अब ये जो KOH सोल्यूशन है, इसकी खास बात क्या है। KOH सोल्यूशन आसपास की जितनी भी इसकी रेंज है, जो भी एनवायरनमेंट है, वहाँ पर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, उसे ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब कि एनवायरनमेंट में ये कार्बन डाइऑक्साइड को रहने नहीं देगा। तो अगर हम बॉटल के अंदर देखें तो यहाँ पर सिद्धांत के अनुसार जितना भी यहाँ पर CO2 होगा, ठीक है, उसे ये एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो ये पत्ता है और इसके आसपास की जो हवा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, ठीक है। और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वहाँ पर CO2 मौजूद है। तो अब एक्सपेरिमेंट में इन्होंने आखिर में क्या किया, जब इन्होंने इसी पत्ते को कुछ देर बाद, कुछ वक्त के बाद इससे निकाला, तो उन्होंने एकदम से आयोडीन सोल्यूशन में इसको डाल दिया। आयोडीन सोल्यूशन में डाल दिया, और आयोडीन सोल्यूशन में डाल के क्या होना था, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है वहाँ पर क्या बनता है, फूड बनता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, फूड। और वो जो फूड है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। और यदि स्टार्च बना है, तो जिस भी रीजन में, जिस भी जगह पर स्टार्च स्टोर हुआ है, वो आयोडीन के साथ मिलकर ब्लू या फिर वॉयलेट ब्लू कलर में आ जाएगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो आधा लीफ है वो ग्रीन का ग्रीन रह गया, और आधा लीफ जो है वो उसमें कलर आ गया। मतलब कि आयोडीन में डालने के बाद जो पार्ट लीफ का KOH सोल्यूशन के साथ था, वहाँ पर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। और जो पार्ट एक्सटर्नल साइड को था, जहाँ पर CO2 काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट था, वहाँ पर कलर आ गया, मतलब वहाँ पर स्टार्च बन गया। इट मीन्स कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रखी है, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हुई है। दिस इज़ ऑल अबाउट मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। बहुत ही रोचक है। सो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को फ्यूचर में समझने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट का नाम बेल जार इसलिए है क्योंकि एक बेल की तरह इन्होंने एक कंटेनर लिया, जार लिया, तो उसमें इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसलिए बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दो तरह की चीज़ें की इसमें, पहली और दूसरी। पहले इन्होंने क्या किया है कि एक जार लिया, उसके अंदर मोमबत्ती रखी, और साथ ही साथ एक चूहा भी रखा है, ठीक है। तो जब इन्होंने पहला स्टेप में परफॉर्म किया, तो कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है, यानी कि मोमबत्ती की लौ ख़त्म हो जाती है। और उसके काफ़ी देर बाद जो वहाँ पर चूहा था वो
मर जाता है। और ये एक पहला स्टेप है जिसमें कि कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, बस एक कन्फ्यूजन है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। क्या किया, एक पौधा रख दिया साथ में मोमबत्ती के लौ और चूहे के साथ, और इसका रिजल्ट इन्होंने क्या पाया कि जो मोमबत्ती की लौ थी वो जली की जली रह गई और चूहा भी नहीं मरा। तो इसका कंक्लूजन इन्होंने क्या निकाला, इसका कंक्लूजन प्रिस्टले ने ये निकाला कि द प्लांट्स restore to the air whatever breathing animals and burning candles remove। इसका मतलब क्या है, इन्होंने ऐसा अनुमान लगाया, ऐसी हाइपोथेसिस बनाई कि जो प्लांट्स हैं वो कुछ ऐसा, उनके पास कुछ ऐसा बनता है, वहाँ से कुछ ऐसा निकलता है जो कि जो सांस लेने वाले जीव हैं और जो जलने वाली कैंडल है उनकी वजह से जो रिमूव हो जाता है। यानी कि जो लॉ है वो जली रह रही है क्योंकि हवा में कुछ है ऐसा जो कि प्लांट्स दे रहे हैं, और जो चूहा है वो जिंदा रह रहा है क्योंकि हवा में कुछ ऐसा है जो कि प्लांट दे रहा है। तो वो क्या दे रहा था उसका पता उन्हें तो नहीं था, बट काफ़ी टाइम बाद जब डिस्कवरी हुई तो पता चला वो क्या था, ऑक्सीजन। तो इसलिए 1774 में जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था, उन्होंने उसमें क्या डिस्कवर किया था, दैट वाज ऑक्सीजन, दैट वाज ऑक्सीजन। तो वो एलिमेंट या फिर वो सब्सटेंस या फिर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म जो कि प्रिस्टले ने अपने एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर किया था बट उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया था, दैट वाज ऑक्सीजन। सो दिस वाज अबाउट जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अबाउट जैन इंजनहाउस एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये क्या बोलता है, देखिए ये साइंटिस्ट रहे, इन्होंने क्या किया है, एक ऐसे पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया जो कि पानी में रहता है, एक्वेटिक प्लांट पर किया है। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी ब्राइट सनलाइट होती थी, यानी कि कड़ी धूप, अच्छी धूप लगती थी, अच्छी मात्रा में धूप लगती थी, तो छोटे छोटे बुलबुले बनते थे जो हरे भरे पत्ते हैं या फिर हरे भरे जो अंग हैं, पार्ट्स हैं पौधे के, उसके इर्द गिर्द बनते थे छोटे छोटे बबल्स। और जब अंधेरा होता था, यानी कि जब सनलाइट नहीं होती थी, तब ऐसा कोई भी बबल नहीं बनता था। और इससे पता चलता है कि जो सनलाइट है दैट इज़ सो मच इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स ग्रोथ एंड प्लांट्स एक्टिविटी। ठीक है। और बाद में जब पता चला कि ये तो ऑक्सीजन था बबल के रूप में, तो उस वक्त इस तरीके से ये प्रूव हुआ कि ऑक्सीजन रिलीज होती है ग्रीन पार्ट से जबकि सनलाइट होती है। यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स हैं वो ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। सो दिस वाज अबाउट जैन इंजनहाउस एक्सपेरिमेंट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट। Julius von Sachs in 1854, he found that the green parts in plants is where glucose is made and that the glucose is usually stored as starch। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने डिस्कस किया कि जो प्लांट्स का फूड है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और जो स्टार्च है दैट इज बेसिकली ग्लूकोज, नथिंग बट ग्लूकोज। ग्लूकोज के मोनोमर्स ही आपस में जुड़कर एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन बनाते हैं जो कि मिलकर बनाते हैं स्टार्च। तो इसकी डिस्कवरी की थी जूलियस वॉन सैक्स ने इन 1854। सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। The next experiment is T.W. Engelmann experiment.
यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेक्ट्रम के बारे में, स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स के बारे में, जो कि हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। किस तरीके से स्पेक्ट्रम का यूज़ किया गया एक्सपेरिमेंट में, लेट्स सी अबाउट दिस। एंगलमैन ने एक ऐसा सोल्यूशन तैयार किया जिसमें कि बैक्टीरिया उन्होंने कल्चर किए, बैक्टीरिया का कल्चर उन्होंने बनाया, ठीक है। और वो बैक्टीरिया थे, वो ऐसे थे जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करने वाले थे, यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अब ऐसा कल्चर उन्होंने प्रिपेयर किया, ऐसा कल्चर प्रिपेयर किया जिसमें कि बैक्टीरिया थे एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। और ऐसे एरोबिक बैक्टीरिया जो सस्पेंशन था, सोल्यूशन था, उसमें इन्होंने डाल दिया एक एल्गा, एक एल्गा डाल दिया जिसे हम हिंदी में शैवाल भी कहते हैं। और वो एल्गा था क्लैडोफोरा, जो कि एक ग्रीन एल्गा है, क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा एक ग्रीन एल्गा है। ग्रीन एल्गा इसलिए क्योंकि ग्रीन एल्गा इसलिए है क्योंकि इसका जो रंग है वो ग्रीन है, और साथ ही साथ ये एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है जिसका नाम है क्लोरोफाइसी, दैट इज क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी ये फैमिली को ये बिलोंग करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया डाले, साथ ही साथ क्लैडोफोरा डाला, और इन्होंने एक प्रिज्म लिया, वाइट लाइट को पास किया और 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। सात। तो प्रिज्म से इन्होंने वाइट लाइट को पास किया और 7 डिफरेंट कलर्स को इन्होंने इम्पार्ट करवाया उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में जहां पर क्लैडोफोरा भी था। अब देखिए क्लैडोफोरा का काम क्या है। क्लैडोफोरा एक ग्रीन एल्गा है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस अगर परफॉर्म होगा तो वहां पर ऑक्सीजन भी लिबरेट होगा। मैं आपको कंक्लूजन डायरेक्टली बता रहा हूँ, उसमें ऑक्सीजन भी लिबरेट होगा। तो जो बैक्टीरिया है देवर एरोबिक, ऑलराइट, देवर एरोबिक यानी कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करते थे। तो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा बनी, ठीक है, वहाँ वहाँ बैक्टीरिया बहुत सारे थे, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया वहाँ वहाँ प्रेजेंट थे जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा बनी। और इससे हमें यही डायरेक्टली कंक्लूजन मिलता है कि जहाँ पर बैक्टीरिया ज़्यादा थे वहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रम इम्पार्ट किया गया था, जो कि 7 अलग रंग दिए गए थे विबग्योर में से, उसमें से एक ब्लू रंग और एक रेड जो रंग था, यानी कि रेड लाइट एंड ब्लू लाइट, दो ऐसे जो पाथ थे, दो ऐसे जो लाइट्स थी जहाँ पर वहाँ पर क्या था, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थे, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थी, बनी हुई थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा हुई है। और इससे ये पता चलता है कि जो वाइट लाइट है उसमें से जो हम स्पेक्ट्रम देते हैं और 7 अलग रंग हम देते हैं, तो 7 रंगों में से 2 रंग ऐसे हैं ब्लू एंड रेड जहाँ पर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। तो bacteria accumulated mainly in the region of the blue and red light of the spectrum. It resembles roughly the absorption of spectra of chlorophyll A and B. यानी कि जहाँ पर ब्लू लाइट इम्पार्ट की जा रही है वहाँ पर जो क्लोरोफिल है वो ए काम करता है सबसे अधिक, और जहाँ पर रेड लाइट इम्पार्ट की जा रही है स्पेक्ट्रम की वहाँ पर क्लोरोफिल बी सबसे अधिक काम करती है एज ए रिएक्शन सेंटर। So that was all about T.W. Engelmann experiment.
नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉर्नेलियस वैन नील एक्सपेरिमेंट। ये ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर अपनी स्टडीज़ की, ठीक है। तो जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, आई फॉरगॉट टू मेंशन इट, एक्चुअली इट वाज सल्फर, sorry for the writing, it was sulfur bacteria, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है कि जो सल्फर बैक्टीरिया होता है, ग्रीन, चाहे वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं करते हैं। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं करेंगे, मीन्स दे आर एनारोबिक, एनारोबिक बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आर बोथ एनारोबिक। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है, जैसे एक एरोबिक बैक्टीरिया या फिर एल्गी में फोटोसिंथेसिस होती है, उसी तरह से इसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा, इसमें इवॉल्व होगा या फिर इसमें बनेगा प्रोडक्ट, या तो सल्फर बनेगा या फिर सल्फेट बनेगा, सल्फर या फिर सल्फेट, सल्फर या फिर सल्फेट बनता है इसमें। और ये पाया गया कि CO2 की प्रेजेंस उसमें था, CO2 की रिक्वायरमेंट उसमें थी, बट उसमें ऑक्सीजन ना बन के सल्फेट और सल्फर बन रहा है। और इससे ये बात क्लियर होता है कि जो हमें एरोबिक फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है, जो जितने भी एरोबिक फोटोसिंथेसिस होती है, उसमें जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है उसका सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसका सोर्स होता तो इस तरह की एनारोबिक फोटोसिंथेसिस में भी ऑक्सीजन को बनना चाहिए था, ऑक्सीजन इसमें नहीं बना, इट मीन्स कि इसमें ऐसा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रोल इसमें ऑक्सीजन को बनाने में नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉर्नेलियस वैन नील एक्सपेरिमेंट। तो अंत में हम देखते हैं कि रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स proved water as the source of oxygen. How? रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखिए आइसोटोप कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी रैंडम एलिमेंट हो, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक या फिर उसका जो एटॉमिक नंबर होता है किसी दूसरे सेम अपने कॉम्प्लीमेंट्री या फिर अपने कॉरेस्पॉन्डिंग, अपने मिलते जुलते सिमिलर एलिमेंट से उसका एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम होगा, बट उसका जो मास नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, वो वेरी करेगा। जहाँ पर मास नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो तो वो आपस में आइसोटोप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के 3 तरह के आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इसमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ मास का होगा, ओनली मास। इनके जो मास नंबर, सॉरी नॉट मास, एक्चुअली मास नंबर डिफरेंट होगा। एंड व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और उस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो वेरी करेगा, न्यूट्रॉन्स का नंबर वेरी करेगा, किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा।
बट उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर सेम होगा। अगर ये सेम रहा, एटॉमिक नंबर डिफाइन होता है इलेक्ट्रॉन के नंबर से, अगर ये सेम रहा, एटॉमिक नंबर इज सेम बट द मास नंबर वेरीज, इसे हम कहेंगे आइसोटोप्स। एंड नाउ लेट्स डिस्कस रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? कोई भी एलिमेंट हो, उसका जो न्यूक्लियस है, अगर वहाँ से रेज इम्पार्ट हो रही है, अगर वो टूट रहा है, अगर वो न्यूक्लियस डिसइंटेग्रेट हो रहा है, ठीक है, वहाँ से रेज की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में वो टूट रहा है, इम्पार्ट हो रहा है, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। एंड द जो एलिमेंट होगा उसे हम कहेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब इसकी खास बात क्या है कि ये जो रेज हैं, इसकी जो डिसइंटीग्रेशन है, इसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, हेल्प से इसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स प्रूव्ड वाटर एज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, कि जो वाटर है, जब हमने आइसोटोप्स का, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ किया प्रोसेस में, तो पता चला कि ऑक्सीजन इसी से मिलती है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन को रिप्लेस करें एक रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन के साथ, तो उसमें हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन में कोई भी रेडियो एक्टिव जो बना, ऑक्सीजन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बना है, उसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी शो नहीं होगी। बट जब हम वाटर के ऑक्सीजन एलिमेंट को एक आइसोटोपिक फॉर्म, रेडियो एक्टिविटी से युक्त एक आइसोटोप को हम यूज़ करें, तो उससे हमें रिजल्ट मिलता है कि जो ऑक्सीजन है वो रेडियो एक्टिव था, मतलब कि the original source of oxygen was water. So that's all about this session, and thank you so much for watching. अगले वीडियो में मिलते हैं।